आसाम हमेशा से भारत का एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्टेट रहा है, जहां जमीन, भाषा, पहचान और पॉपुलेशन को लेकर डिकेड्स ऑफ टेंशन से चलते आ रहा है। देश के पार्टीशन के बाद जब पहले फॉर्मली पाकिस्तान और फिर 1971 के बाद बांग्लादेश बना, तब लार्जर नंबर में लोग आसाम की तरफ आए। इनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। समय के साथ आसाम के लोकल पीपल को लगने लगा कि बाहर से आने वाली आबादी उनके पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को बदल रही है, उनकी जमीन पर कब्जा हो रहा है और उनकी संस्कृति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। यही डर धीरे धीरे एक आउटक्राई में बदला और 1979 में ये आउटक्राई एक बड़े मूवमेंट का रूप लेता है, जिसे हम आज आसाम आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस मूवमेंट की लीडरशिप कर रहे थे ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन यानी AASU और ऑल आसाम गण संग्राम परिषद यानी AAGSP। इन ऑर्गेनाइजेशन की मांग बहुत साफ थी। जो लोग 1959 के बाद या बाद में तय की गई तारीख के बाद आसाम में आए, उन्हें डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाए, यानी पहले पहचाना जाए, फिर वोटर लिस्ट में नाम हटाया जाए और फिर फौरन भेजा जाए। ये मूवमेंट सिर्फ स्टूडेंट तक लिमिटेड नहीं रहा। इसमें किसान, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टीचर, बिजनेसमैन और आम लोग लार्जर नंबर में शामिल हो गए। 5 से 6 साल तक ये आसाम लगातार क्लोजर, प्रोटेस्टर स्ट्राइक्स, रोड ब्लॉकेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट वर्क लेने लगा। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पुलिस फायरिंग में 150 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स भी मारे गए। 1979 में आसाम की पॉलिटिक्स में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी स्टेट को आग में झोंक दिया। उस साल मांगलदोई लोकसभा सीट के लिए बाय इलेक्शन होने वाले थे। जब इस सीट की वोटर लिस्ट जारी हुई तो उसमें हजारों से ऐसे नाम पाए गए जिन पर लोकल पीपल को शक था कि ये लोग आसाम के नेटिव नहीं। आसाम के लोगों को लगने लगा कि अब सिर्फ जमीन या काम की बातें नहीं हो रही, बल्कि अब उनकी पॉलिटिकल ताकत पर भी कब्जा किया जा रहा है। यही से आसाम मूवमेंट ने पूरे स्टेट को अपनी पकड़ में ले लिया। लोगों की मांग साफ थी कि जब तक इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा सॉल्व नहीं होता, तब तक कोई इलेक्शन नहीं होगा। गवर्नमेंट चेंज, सेंटर में फैसले बदलते, लेकिन आसाम में लोगों का भरोसा टूट चुका था। 1983 आते आते आसाम की हालत बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी। स्टेट में चारों तरफ तनाव था, गांव में डर था, शहरों में गुस्सा था और पॉलिटिक्स पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। उस समय आसाम में प्रेसिडेंट रूल लागू था, यानी द रीन्स ऑफ द स्टेट सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। AASU और AAGSP ने साफ तौर पर 1983 के विधानसभा इलेक्शन का बॉयकॉट करने का अनाउंसमेंट कर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि कोई वोट डालने ना जाए, क्योंकि जब वोटर लिस्ट ही गलत है तो इलेक्शन करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन करने का डिसीजन लिया। यही डिसीजन आगे चलकर हजारों मौतों की वजह बना। इलेक्शन 3 स्टेप में कराए गए, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा था कि हर दिन कहीं ना कहीं वायलेंस हो रही थी। इस समय आसाम की कई आदिवासी इलाकों में ये डर फैल चुका था कि बाहरी लोग उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज छीन रहे और धीरे धीरे वहाँ की परमानेंट बेसिस पर बसते जा रहे। ये डर सिर्फ रूमर्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि वायलेंस में भी बदल चुका था। अब हम उस दिन पर आते हैं जिसे आसाम का सबसे काला दिन कहा जाता है। तारीख थी 18 फरवरी 1983 और जगह थी नैली और उसके आसपास के 14 विलेजेस जो आज के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। उस दिन सुबह लोग रोज की तरह उठे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले 7 घंटों में उनके साथ क्या होने वाला। गांव में ज्यादातर औरतें, बच्चे और बूढ़े थे, क्योंकि कई आदमी इलेक्शन बॉयकॉट से जुड़े हुए मूवमेंट में घर से बाहर थे। थोड़ी देर में चारों तरफ से हथियारों वाली भीड़ गांव में घुस जाती। घरों में आग लगा दी गई, बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। जो भी भागने की कोशिश करता था उसे वही मार दिया जाता। ये वायलेंस पूरी 7 घंटे तक बिना रुके चलता रहा। गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक करीब 1800 लोगों की मौत, लेकिन टेवरी कमीशन की रिपोर्टर बताती है कि टोटल डेथ ऑफ नंबर 3023 तक पहुंच गई। सिर्फ नागांव डिस्ट्रिक्ट में ही 1811 लोग मारे गए। करीब 3 लाख लोग बेघर हो चुके। हजारों घर जला दिए गए। पूरा इलाका लाशों, धुओं और चीख से भरा पड़ा था। ये इंडिया की हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग मज़ाकार में से एक बन चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये सब हो रहा था तब एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी। टेवरी कमीशन की रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर्स के स्टेटमेंट रिकॉर्ड। इनमें बताया गया है कि 15 फरवरी से इस इलाके में लार्ज स्केल पर भीड़ जमा होने लगी। उस चीज की जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी। नागांव थाने के ऑफिसर्स इंचार्ज ने कहा कि उन्हें 1000 से ज्यादा लोगों के हथियारों के साथ इकट्ठा होने की खबर मिली। उन्होंने ये जानकारी वायरलेस के जरिए भेजी भी, लेकिन समय पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ।
सीआरपीएफ को इलाके में देर से भेजा गया। सर्वाइवर्स यानी वो लोग, उन्होंने ब्लेम किया है कि लोकल पुलिस ने शुरू में जानबूझकर सेंट्रल फोर्सेस को गांव में घुसने से रोका था। शाम को जब सीआरपीएफ आखिरकार पहुंची तब जाकर वायलेंस बंद हो चुका था। दिल्ली मजाकार के बाद पुलिस ने 688 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए। इनमें से 378 केस नो एविडेंस कहकर बंद कर दिए गए। बाकी 310 केस 1985 के आसाम अकॉर्ड के तहत वापस लिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक भी एक्यूज को कभी सजा नहीं मिली। हजारों लोगों की हत्या हो गई, लेकिन जस्टिस एक भी फैमिली तक पहुंचा नहीं। गवर्नमेंट ने 1983 में टीपी पेरी कमीशन बनाई, लेकिन एएसयू एंड एगिटेशन से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इस इन्वेस्टिगेशन का बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद 1984 में सिविल ऑर्गेनाइजेशन ने टीयू मेहता कमीशन बनाई। तिवारी कमीशन ने कहा कि 1983 की वायलेंस की वजह सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि एक डिकेड से चल रहा था। फॉरेनर्स, लैंग्वेज एंड पॉपुलेशन से जुड़े कंट्रोवर्सीज का रिजल्ट भी था। इस रिपोर्ट ने एगिटेशन को भी बड़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल ठहराया। वहीं मेहता कमीशन ने साफ कहा कि गलत समय पर इलेक्शन इम्पोज किया गया और इसका सबसे बड़ा कारण बना ये मजाक। इस रिपोर्ट ने स्टेट का एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को गिल्टी ठहराया और ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव रोक देना चाहिए। 2025 में अचानक सीएम हिम्मत बिस्वा शर्मा ने दोनों रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास को छिपाना क्राइम है और नई पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि आसाम में उस दिन क्या हुआ। अपोजिशन बोल रहा है कि वोटों के लिए ओल्ड केसेस फिर से निकाले जा रहे हैं। इस पूरे इवेंट्स को आज के इविक्शन ड्राइवर्स, पॉपुलेशन पॉलिटिक्स और पहचान की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। 42 ईयर्स बाद भी ये सवाल है कि इस मजाकार का रिस्पॉन्सिबल कौन था। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं।